नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 3 फरवरी 2023 और आज आपका एसएससी जीडी का एग्जाम नहीं था। जिस दिन एग्जाम नहीं होती है उस दिन हम अपने तरफ से आपको प्रैक्टिस सेट का वीडियो प्रोवाइड कराते हैं 2 या 3, और आने वाले शिफ्ट में यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है एग्जाम में। आशा करते हैं कि इस वीडियो से भी आपको आने वाले शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। सभी प्रश्नों को विथ एक्स्ट्रा फैक्ट खंगाल डालते हैं और अच्छे से जो है तैयारी की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, 22वें विधि आयोग का गठन कब किया गया था। देखिए विधि आयोग जो है लगातार 3 दिनों से आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं एसएससी जीडी के एग्जाम में। तो यहाँ पे जो है विधि आयोग का जो है पूरा डाटा आपके पास रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए विधि आयोग को समझते हैं। विधि आयोग की जो गठन हुआ था ये आपका 22वां वाला अभी चल रहा है। इसका गठन आपका 2020 में हुआ था। ठीक है, 2020 में हुआ था आपका 22वां विधि आयोग का गठन। 22वें विधि आयोग के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं ये आपका है ऋतुराज अवस्थी साहब। ठीक है, और ये अध्यक्ष बलवीर सिंह चौहान का जगह लिए हैं जो आपका 21वां विधि आयोग के अध्यक्ष थे। अब इसके थोड़ा और पास्ट में चलते हैं क्योंकि एग्जामिनर कभी कभी बहुत पास्ट से क्वेश्चन ले लेता है उसी मिलता जुलता तथ्य से। जैसे कोई चीज पूछा फिर उसके शुरुआत में पूछ लिया। विधि आयोग अगर आपसे पूछे कि किस प्रकार की निकाय है तो यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, गैर संवैधानिक कहने से तात्पर्य है कि संविधान में इनका जो है जिक्र नहीं किया गया है एज ए संस्था के रूप में। ठीक है, जैसे योजना आयोग, नीति आयोग, ये सब भी गैर संवैधानिक निकाय ही है, इस पर भी ध्यान देंगे। ठीक है, प्रथम विधि आयोग जो है लॉर्ड मैकॉले की अध्यक्षता में 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत 1834 में स्थापित किया गया था। समझ में आया? 1833 के चार्टर अधिनियम बने थे। उस समय क्या है, 1857 के पहले जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में शासन होती थी, और 1857 में जब आपका क्रांति होता है उस समय ये शासन चला जाता है ब्रिटेन के महाराज और महारानी के पास। ठीक है, और इंडिया का शासन जो है ब्रिटेन से ऑपरेट होने लगता है। तो उस समय बहुत सारे एक्ट बनाए जाते थे। इसमें एक 1833 के चार्टर अधिनियम एक्ट बना। इसी के तहत लॉर्ड मैकॉले की अध्यक्षता में इस संस्था यानी विधि आयोग का जो है गठन किया गया था। वर्तमान में कैमा चल रहा है, 22वां। अध्यक्ष कौन है, ऋतुराज अवस्थी। इससे पहले कौन थे, बलवीर सिंह चौहान जो 21वें के हैं। ये किस प्रकार के संस्था है, तो ये गैर संवैधानिक संस्था है ना, गैर संवैधानिक जो है निकाय है। इसके अलावा स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधि आयोग की गठन कब हुई, 1955 में हुई थी। आप स्वतंत्र कब हुए हम तो आप सभी जानते हैं। विधि आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ध्यान रखिएगा, ये सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है, मैं इस बात पे जोर डाल रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कि विधि आयोग का जो है अध्यक्ष कौन बन सकता है। तो विधि आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो सेवानिवृत्त है, और सर्वोच्च न्यायालय के कोई भी न्यायाधीश जो सेवानिवृत्त है बन सकते हैं। ठीक है, इसे अच्छे से समझे एक बार फिर से। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो सेवानिवृत्त है, और सर्वोच्च न्यायालय के कोई भी न्यायाधीश जो चाहे मुख्य न्यायाधीश हो या आम न्यायाधीश हो, अगर वो सेवानिवृत्त है तो इनके जो है अध्यक्ष के रूप में चुने जा सकते हैं। यह कानून एवं न्याय मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ठीक है, ये किस मंत्रालय के अधीन है, तो कानून एवं न्याय मंत्रालय के अधीन है। योजना आयोग और नीति आयोग भी गैर संवैधानिक निकाय है, यही मैं बता रहा था। और चुनाव आयोग जो है इसके बारे में भी पूछा जाता है, तो ये एक संवैधानिक निकाय है, और आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग की बात कही गई है। और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त अगर आपसे पूछ ले, इंपोर्टेंट ही समझना, मुख्य चुनाव आयुक्त तो ये आपका राजीव कुमार है। ठीक है, ये सुशील चंद्रा जो इससे पहले आपका चुनाव आयुक्त थे, इनका स्थान लिए हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग किस देश के थे। देखिए हरित क्रांति को एग्जामिनर ने बहुत खंगाल लिया है। अब अधिक से अधिक यही पूछेगा कि किस देश के थे, कब आया था, किस चीज पे ज्यादा असर डाला था, है ना, तो ये सब पूछा जा सकता है। तो हरित क्रांति के जनक जो नॉर्मन बोरलॉग है ये कैलिफोर्निया अमेरिका से बिलोंग करते थे। ठीक है, ये विश्व स्तर पे हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति क्या थी, हरित क्रांति क्या थी, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ना कि हरित क्रांति का क्या उद्देश्य है। भाई हरित क्रांति के उद्देश्य है उन्नत किस्म के बीज और खाद आदि का प्रयोग करके उत्पादन के क्षमता को बढ़ाना या पैदावार को बढ़ाना।
बढ़ाना। खास करके हरित क्रांति जो है गेहूं पे सबसे अधिक असर डाला था इंडिया के अंदर। हरित क्रांति सबसे पहले पंजाब रीजन में 1960 के ईस्वी में आया था। 1966-67 से ये व्यापक रूप ले लिया और इंडिया के लगभग हर जगह पहुंच गए, इसकी प्रचार प्रसार हो गई। भारत में जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं ये आपका MS स्वामीनाथन है। ये दिल्ली में जो कृषि संस्था है ISCR, इनके अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? देखिए, क्रांति से कुछ और याद रखना है, जैसे जैसे रजत क्रांति है, लाल क्रांति है, भूरा क्रांति है, सुनहरा क्रांति है, ये सब जरूर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होनी चाहिए, क्योंकि हरित क्रांति सबसे क्वेश्चन आ रहा है। तो हर बार हरित क्रांति न पूछ के कल होके पूछ दे भाई किसे सुनहरी क्रांति कहा जाता है, तो क्या जवाब दोगे? तो थोड़ा बहुत आपको नॉलेज रहना चाहिए। एक चीज मुझे याद आ रहा है जो मैं बताना उचित समझूंगा, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? आपके CGL में आया हुआ क्वेश्चन है, ये जूट को कहा जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो ये आपका 2000 ईस्वी में शुरू हुई थी। इस योजना का उद्देश्य अगर आपसे कोई पूछ ले तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो है कि जो रिमोट वाला गांव है, दूर दुरुस्त के गांव है, उसे जो है मेन सड़कों से जोड़ने के लिए एक पक्की सड़क योजना चलाई गई जो गांव को जोड़ेगा। इसे ग्राम सड़क योजना कहा जाता है। इसे हाईवे मान लो, इसे छोटा सा गांव मान लो, ठीक है। उज्ज्वला योजना जो आपका LPG कनेक्शन से ये पूछा भी गया था, LPG कनेक्शन वितरण किए जाते हैं इसमें जो गरीब तबके के लोग होते हैं उनको, तो इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी। LPG की फुल फॉर्म तो आप जानते ही हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। इसमें जो है ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन का जो है मिश्रण करके बनाया जाता है और इसमें गंध के लिए सल्फर के यौगिक जो है मरकप्टन का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मेक इन इंडिया की शुरुआत जो है आपका 2014 में हुआ था। बहुत जब आप भी फेसबुक वगैरह पे तिरंगा वाले फोटो में अपना चेहरा लगाते थे, यही है मेक इन इंडिया, और ये आपका शुरुआत हुआ था 2014 में। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत जो है ये आपका 2016 में अरुण जेटली साहब के द्वारा किया गया था। स्टार्टअप दिवस जो अब मनाते हैं इंडिया में ये 16 जनवरी को मनाते हैं, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 6000 की रकम दी जाती है जो 2000 की 3 किस्त के रूप में दी जाती है चौमाही। इसके अलावा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना की शुरुआत 2015 में ये आपका हरियाणा से हुआ था। हरियाणा का लिंगानुपात देश में सबसे कम लिंगानुपात है हरियाणा का, और हरियाणा में वन भी सबसे कम है, तो ये दोनों बात हरियाणा के रिगार्ड में याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ राजस्थान में ब्रांड एम्बेसडर बना दिया इस आंदोलन के लिए, ये अवनी लेखरा है। ये पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी हैं अवनी लेखरा जी। इनको जो है पद्म अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, है ना। तो इनका वीडियो भी काफी जो है यूट्यूब पे ट्रेंड में रहा था, हम लोग भी देखे थे। अगला एक है कि उड़ान योजना 2016। उड़ान क्या होता है, इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में आया हुआ है, उड़े देश का आम नागरिक। ये आपका 2016 में आती है और ये 2016 में ही आती है उड़ान योजना, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखना है। ये जो वायुयान की सेवा है उसको सस्ता करने की स्कीम थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अगला प्रश्न पूछा गया, रीता गांगुली का संबंध किस नृत्य से है? देखिए, रीता गांगुली का संबंध जो है ये कथकली नृत्य से है। दोस्तों, आज नृत्य पे एक संपूर्ण वीडियो आपको रात को 9:30 से पहले जो है मिल जाएगा। सभी बच्चे को अटेंड करना है, जिनको कोई सा भी एग्जाम देना है और कोई भी अगर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है तो इतनी नॉलेज हो जाने के बाद नृत्य से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटी है। तो देख लीजिएगा, जिस प्रकार से हमने आर्टिकल वगैरह पंचवर्षीय योजना का बनाया था उसी प्रकार से नृत्य का बनाया हूँ। लगभग 2 से ढाई दिन से मैं काम कर रहा हूँ उस पर, तो ज्यादा टाइम लग रहा है तो ज्यादा अच्छा बनेगा, ठीक है। कथकली केरल का जो है ये प्रमुख नृत्य है, ये 8 शास्त्रीय नृत्य में से एक है। इसके अलावा इस नृत्य में महिलाएं भाग नहीं लेती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ आपके कथकली नृत्य के लिए कि इसमें सिर्फ पुरुष ही नृत्य करते हैं। कैरेक्टर जो है मेल और फीमेल दोनों का होता है, लेकिन जो मतलब क्या बोलते हैं, जैसे गांव घर में आप देखे होंगे कि जो नाच वगैरह होते हैं उसमें जेंट्स ही लेडीज बन जाती है, तो वैसे ही बनते हैं इसमें, लेकिन लेडीज भाग नहीं लेती, यही बताना चाह रहा था। इस नृत्य में रामायण और महाभारत का जो है प्रस्तुतिकरण किया जाता है, रामाट्टम और कृष्णाट्टम। रामायण को रामाट्टम कहा जाता है
और जो महाभारत को जो उस भाषा में कहा गया है कृष्णाट्टम कहा गया है। ठीक है, तो ये कथकली के दो पार्ट है, दो पहलू है। इसके प्रमुख कलाकार में तो रीता गांगुली तो समझ ही गए। इसके बाद जो है गुरु कांचू कुरूप, अब ये ऐसा नाम है जिनको कई पुरस्कार मिले हैं आपके कथकली में, और रीता गांगुली के ये गुरु हैं, है ना। रीता गांगुली यूपी के रहने वाली थी, इनके ही गुरु है ये गुरु कांचू कुरूप। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, ये कथकली से संबंधित है। इसके अलावा मैंने कल बताया था एक जो आपको छोटे नृत्य पूछे जा रहे हैं, तो राजस्थान में एक अग्नि नृत्य होता है, राजस्थान के अंदर होता है ये राजस्थान के बीकानेर में होता है, और इसमें खाली जेंट्स भाग लेते हैं, मेल भाग लेते हैं। तो हो सकता है कभी छप जाए गलती से, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। वैसे अग्नि नृत्य जो है भरतनाट्यम को भी कहा जाता है शास्त्रीय नृत्य में। ठीक है, तो दोनों बात ध्यान रखेंगे दोस्तों। नृत्य पे कोई भी वीडियो नहीं मतलब क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, मैं ऐसा लेके आऊंगा, डोंट वरी। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के पर्यावरण एवं वन मंत्री कौन है? तो श्री भूपेंद्र यादव है। सब दिन कैबिनेट से एक मंत्री का नाम पूछा जा रहा है, तो आप एक बार कैबिनेट देख ले। इसके अलावा ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त कौन है? तो विक्रम दोराई स्वामी। अब मैंने ब्रिटेन इसलिए रखा है मेरे भाई, क्योंकि ब्रिटेन में जो है अभी भारतीय मूल के जो है वहां पे प्रधानमंत्री पीएम बने हैं ऋषि सुनक, और वो जो है किस पार्टी से बिलोंग करते हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते हैं। इससे पहले जो है लीज ट्रस ने ब्रिटेन से जो है आपको इस्तीफा दी थी, और ब्रिटेन के इतिहास में ये सबसे कम दिन तक पीएम रहने वाली महिला बनी थी। ये इंडिया के जैसा नहीं है कि कुछ भी नहीं कर पाओ फिर भी कुर्सी नहीं छोड़ना है। ब्रिटेन वगैरह में देखिए लीज ट्रस जो है एक मिसाल है। इन्होंने सीधे ही कहा कि मैं जो है घटनाओं पे खड़े नहीं उतर पा रहा हूं, इसीलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। ऐसा होना चाहिए नेतागिरी। ठीक है, ब्रिटेन की जो महारानी है एलिजाबेथ द्वितीय, इसका भी निधन जो है आपका 2022 में हो गया था, और तब से जो है ब्रिटेन के जो नया राजा बने हैं, क्योंकि आप जानते हैं ब्रिटेन में अभी भी राष्ट्रपति नहीं राजा रानी होते हैं और प्रधानमंत्री होते हैं, और इनका जो संविधान है वो भी अलिखित है ना। तो ये जो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री है राजा जो बने हैं ये आपका चार्ल्स तृतीय बने हैं। अब प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक है। ऋषि सुनक जो है आपका जो आईटी सेक्टर का कोई कंपनी है उनके जो है आपका दामाद है। ठीक है, इन्फोसिस वाले का। अगला जो है ये वर्तमान में विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा है। ये भी याद रखना है, ये वीवीआई बन जाता है क्योंकि इसे आनंद फानन में डिप्यूट किया गया था। पहले ये नेपाल में भारत के राजदूत हुआ करते थे, और हर्षवर्धन श्रृंगला जो है विदेश सचिव हुआ करते थे। तो ये बहुत जल्दी ही इनको जो है डिप्यूट किया गया, तब से कई एग्जाम के जो है ये प्रमुख क्वेश्चन बने। विदेश मंत्री जो है ये आपका एस जयशंकर साहब है। ये बहुत ही फेमस कैरेक्टर है, अजीत डोभाल साहब और एस जयशंकर साहब, ये दोनों को तो लगभग इंडिया में सभी जानते हैं। पुरुष गोला फेंक में गोला का वजन कितना होता है? देखिए, पुरुष गोला फेंक और महिला गोला फेंक, आप लोग भी अगर आप जो फिजिकल की तैयारी करते हैं तो शायद आप के सिलेबस में भी है क्या गोला फेंक? नहीं, आप में सिर्फ दौड़ है शायद, मुझे नहीं आइडिया है फिजिकल का, लेकिन मैं बता रहा हूँ जैसे बिहार दरोगा वगैरह में जो होता है वो पुरुष वाले के लिए 16 पाउंड का रहता है और महिला वाले के लिए जो है 8.8 पाउंड का रहता है। तो यही स्टैंडर्ड है। और आपके एग्जाम में शायद परसों के दिन पूछा गया था कि महिला गोले का वजन कितना होता है, तो 4 केजी होता है। पुरुष वाले का ध्यान रखिएगा 7.26 केजी होता है। पाउंड में बात करेंगे तो पुरुष वाले का 16 पाउंड और महिला वाले का जो है आपका 8.8 पाउंड होता है। इसके अलावा क्रिकेट पिच की लंबाई कितना होता है? तो 22 गज होता है। इसके बाद में एक 12 पाउंड का गोला भी होता है भाई। ठीक है, एक 12 पाउंड का भी होता है, एक 16 का होता है, एक 8.8 का होता है। इस प्रकार क्रिकेट पिच की लंबाई जो होती है ये 22 गज होती है। इसके अलावा जो पंपिंग क्रीज होती है उसकी लंबाई 4 फुट होती है। फुटबॉल में जो गोल पोस्ट की गहराई होती है, यहाँ इसे ही कहीं कहीं गोल पोस्ट की चौड़ाई लिख देता है, तो 2.44 मीटर होता है। फीफा 2022 की आयोजन जो है ये आपका कतर में हुआ था, जीता था अर्जेंटीना और उपविजेता रहा था फ्रांस। 2018 का जो फीफा के विजेता है ये आपका रहे थे फ्रांस, और उपविजेता रहे थे आपका क्रोएशिया जो है ये आपका उपविजेता रहे थे पिछले वाली फीफा का। आगामी फीफा जो आपका 2026 के अंदर होगा, अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा के अंदर होगा। इसी साल 2023 में आपका महिला वाला फीफा होना है, फीमेल वर्ल्ड कप फीफा का। तो ये आपका जो है यहाँ पर होगा, ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड के अंदर होगा। और इसी साल जो है फीफा 2023 अंडर 20 होने वाला, ये इंडोनेशिया के अंदर
होगा। अगला जो प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से रबी के फसल है। देखिए इस प्रकार से भी प्रश्न इजी वाला पूछे जा रहे हैं। तो रबी के जो फसल होते हैं ना, इसे आप जो है स्मरण रखने के लिए ऐसा मानिए कि जब ठंडी का महीना स्टार्ट होता है तभी इसको जो है बुआई वगैरह करा जाता है। मान लीजिए इसको जो है सितंबर अगस्त सितंबर मान लीजिए सितंबर वगैरह में बुआई करते हैं और जनवरी फरवरी वगैरह में जो है इसे काट लेते हैं। ये जो है आपका कौन सा है, रबी का फसल है। गेहूं, जौ, चना, मसूर, मटर, सरसों। हम लोग में से ज्यादा जो है किसान के घर से ही बिलोंग करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती ऐसी प्रश्नों में। खरीफ के फसल जो है ये आपका मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, मूंगफली भी खरीफ के फसल है ना, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक होता है जायद फसल। जायद फसल का उदाहरण जो है ये आपका तरबूज, खीरा, खरबूजा, ये सब जो है आपका जायद फसल का उदाहरण है। ये ज्यादातर आपको नदियों के किनारे जो बालू होती है वहां पे देखने को मिलेगा, और ये इस सीजन में होता है जब रबी और खरीफ दोनों के बीच का जो समय अंतराल होता है, उसके बीच में जो कुछ समय का गैप मिलता है, उस समय इसे जो है उपजा लिया जाता है। इसके अलावा जो कपास वगैरह है उसे नगदी फसल के अंतर्गत रखा गया है ना। कपास जो होता है ये आपका रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी या कपासी मिट्टी, इसमें जो है कपास की खेती होती है, इसे ही काली मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें कपास की खेती होती है, और कपास की खेती जो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में जो है बहुत बड़े पैमाने पे होती है। कपास का जो है हम जाते आते हैं ट्रेन से घर जाते समय तो कपास दिख जाता है, वैसे तो हमारे गांव में होता नहीं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है, तो ये आपका MgOH का हॉल्ट, जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। बिकॉज जब इसको पानी के साथ आप घोलेंगे तो ये दूधिया कलर देता है, इसीलिए इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो है ये आपका विरंजक चूर्ण को कहा जाता है। CaOCl का हॉल्ट वाइज होता है। देखिए दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछा जा चुका है, सोडियम बाइकार्बोनेट पूछा जा चुका है। अब जो पूछे जाएंगे ये इसी में से पूछे जाएंगे। सोडियम कार्बोनेट जो है ये आपका Na2CO3 होता है, इसे धोने वाला सोडा कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा कहते हैं, NaHCO3 होता है। सोडियम क्लोराइड सब खाते हैं, NaCl जिसे नमक कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है, इसे रसायनों का राजा कहा जाता है। और सभी प्रकार के बैटरियों में जो भी सेकेंडरी सेल होती है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल भरी जाती है। सेकेंडरी सेल से हमारा तात्पर्य क्या है, सेकेंडरी सेल से हमारा तात्पर्य है वैसा सेल जिसको एक बार जो है यूज करने के बाद पुनः डिस्चार्ज हो जाती है, यदि तो चार्ज करके फिर से यूज किया जाएगा, उसे सेकेंडरी सेल कहते हैं। भारत में पहला परमवीर चक्र किसे दिया गया था। देखिए कल जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करा एग्जामिनर ने, अर्जुन पुरस्कार की बात करा, और आपको एक और है कौन सा, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की बात करा, और परमवीर चक्र की बात करा। तो 4 बात करा, इसमें से 3 के बारे में तो मैं अच्छे से समझा दिया हूँ, कब कब स्थापना मतलब शुरुआत हुई और प्रथम किसको मिला, इस लेटेस्ट वाला किसको किसको मिला है। अब बारी है परमवीर चक्र की। परमवीर चक्र जो है युद्ध काल में वीरता और साहस दिखाने के लिए सबसे बड़ा चक्र है। ये आपको सबसे पहले मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था। अब तक 21 आदमी को जो है परमवीर चक्र दिया जा चुका है, ठीक है, जिसमें 14 आदमी जो है मरणोपरांत पाए हैं, है ना। अंतिम परमवीर चक्र जो है कैप्टन मोहन बत्रा को दिया गया था, तो ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा सभी परमवीर चक्र विजेता के नाम पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 2021 में जो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि पराक्रम दिवस किसके जन्मदिन के अवसर पे मनाया जाता है। तो उसी पराक्रम दिवस के अवसर पे अंडमान निकोबार में 23 द्वीप, जो पहले उसका कुछ नाम नहीं हुआ करता था, ABC हुआ करता था, उसको जो है इन्हीं के नाम पे नाम रखा गया है। यानी जो भी परमवीर चक्र विजेता है उन सभी का नाम दिया है उस द्वीपों को, ठीक है। अवध के अंतिम नवाब कौन थे। देखिए अवध के अंतिम नवाब है ये आपका वाजिद अली शाह। अवध का जो प्रथम नवाब माना जाता है ये आपका सदात अली खां जो है अवध के प्रथम नवाब माने जाते हैं, ठीक है। बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब जो है ये आपका सिराजुद्दौला, जिन्होंने कभी अंग्रेजों की गुलामी नहीं की। इसके बाद जो है अन्य नवाब भी बने बंगाल में, लेकिन वो अंग्रेजी का मतलब अंग्रेज सरकार के मतलब क्या कह सकते हैं, हाथ के नीचे काम करने वाला, है ना, हेल्पर कह सकते हैं, ऐसा बना था, ठीक है। सिराजुद्दौला एक स्वतंत्र नवाब बने बंगाल का, ठीक है। इसके अलावा 1757 में जो पलासी की लड़ाई हुई, आपसे पूछा जा सकता है कि पलासी की मैदान कहाँ है, तो ये आपका पश्चिम
बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में आपका जो है ब्लैक होल की घटना भी हुई थी, जिसमें बहुत सारे आदमी मर गए थे, तो ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद जो आपका अमृतसर में जालियांवाला बाग जो है, जालियांवाला बाग कहाँ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये आपका अमृतसर में है। 1919 में ये घटना होती है। 13 अप्रैल को जनरल ओ डायर गोली चलवाया था, उधम सिंह ने जनरल ओ डायर को टपकाया था। 1757 के जो प्लासी की लड़ाई होती है, ये आपका रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में होती है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, देश के लिए राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? देश के लिए राष्ट्रीय आय की गणना जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसे सीएसओ कहते हैं, यही करते हैं। सीएसओ की स्थापना 1951 में योजना आयोग के 1 साल के बाद हुआ था। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुआ था और सीएसओ की स्थापना 1951 में, और राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में। इस प्रकार से आप कड़ी बनाते चलेंगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा। जैसे सीबीआई जो है उसकी स्थापना 53 में हो जाएगा। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हो जाएगा। एसबीआई का नामकरण 1955 में हो जाएगा। एलआईसी की स्थापना 1956 में हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप बहुत सारे ईस्वी को याद रखें, एक कड़ी में जोड़ें और काफी दिन तक याद रहता है, जैसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं ऐसे। तो 1951 में सीएसओ की स्थापना हुई थी। सीएसओ का मूल काम क्या है कि केंद्र मतलब देश के लिए राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना, ठीक है। तो देश के लिए राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते हैं आपका सीएसओ। स्थापित हुए 1951 में। देश के लिए जो प्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, ये दादा भाई नौरोजी लगाए थे व्यक्तिगत रूप से। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट का सिद्धांत दादा भाई ही नौरोजी नहीं दिए थे, कि धन अपवहन का सिद्धांत बोलते हैं उसे, ये भी दादा भाई नौरोजी ने ही दिए थे। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। देखिए दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन जो है ये मेरे मौखिक रूप से बोलने वाला छप जाता है, तो ये नहीं बोलिएगा कि नहीं बताए लगभग। तो ऐसा जो हर चीज लिखेंगे तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी, इसीलिए बहुत सारे चीजें जो बोल के ही बता देते हैं। वर्तमान में तेलंगाना राज्य की जो प्रति व्यक्ति आय है, पर कैपिटा इनकम जो है, ये सबसे अधिक है। कोई विश्वास नहीं करेगा तेलंगाना में, तेलंगाना इतने जल्दी ग्रो हो गया है ना। अगर आपसे कोई पूछे तेलंगाना राज्य कब बना था, तो 2014 में बना था। ये बात भी ध्यान रखेंगे, एक बार क्वेश्चन शायद एग्जाम में पूछा था ये वाला। अगला एक प्रश्न है हमारा, भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में शतक बनाने वाले प्रथम बल्लेबाज कौन है? तो ये आपका सुरेश रैना है। इसमें भी कोई बिलीव नहीं करेगा। ये तीनों फॉर्मेट कहने का मतलब है कि टेस्ट में बनाया, वनडे में बनाया और T20 में भी बना लिया। इस प्रकार से तीनों फॉर्मेट में शतक बनाने वाले प्रथम बल्लेबाज जो है, ये आपका कौन है? सुरेश रैना। अभी तो बहुत है, रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, ये सब बहुत हो गए जी। अब दोहरा शतक वाला एक और आ गया, ईशान किशन, है ना। ईशान किशन, अब दोहरा किशन शतक वाला कितना हो गया इंडिया में? ईशान किशन हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, वीरेंद्र सहवाग हो गए, रोहित शर्मा हो गए, ये सब दोहरे शतक वाले हैं, है ना। तो इस प्रकार से सुरेश रैना जो है प्रथम तीनों जो है कड़ी पार करने वाले प्रथम बल्लेबाज बने। क्योंकि कल जो है टेस्ट क्रिकेट में प्रथम शतक लगाने वाले की बात करी गई थी, इसलिए मैंने रखा है। भारत के लिए प्रथम टेस्ट शतक लगाया था लाला अमरनाथ। इसके बाद जो भारत के लिए प्रथम वनडे शतक कपिल देव, 175 रन की पारी, जो उस समय की सबसे सर्वोच्च हाई स्कोर था पूरे वनडे क्रिकेट में। इसके अलावा भारत के लिए प्रथम हैट्रिक जो है टेस्ट क्रिकेट में, ये आपका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हरभजन सिंह ने लिया था। जब हरभजन सिंह को एक मतलब निकाले जाने के बाद एक ब्रेक मिला था, और पहले जो ही मैच में जो है फॉल्स रहा, और अगले मैच में जो है इन्होंने कारनामा किया था गांगुली की कप्तानी में। ये मैंने यूट्यूब पे इसका क्लिप देखा है। वनडे क्रिकेट में प्रथम हैट्रिक लेने वाला जो है ये आपका चेतन शर्मा है। और विश्व स्तर पे अगर टेस्ट क्रिकेट में प्रथम शतक लगाने की बात आएगी तो चार्ल्स बैनरमैन है, जो आपका ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। तो ये विश्व स्तर पे, और ये इंडिया का डाटा था, ठीक है। इसके अलावा 6 बॉल में 6 छक्का लगाने वाला, इनको तो सब जानते हैं, आपका युवराज सिंह है। इसके अलावा भारत में टेस्ट पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला अनिल कुंबले है। अनिल कुंबले के अलावा एक जिम लेकर साहब है, जो सबसे पहले ये कारनामा किए थे। उसके बाद एजाज पटेल है, जो न्यूजीलैंड का अभी 2022 में ये कारनामा किए हैं। तो दोस्तों, ये था मेरे तरफ से सुझाए गए वीडियो का प्रैक्टिस सेट। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।